तो राजकुमारी आर्या और वानती तंजावुर पहुंच चुकी थी और वहां उन दोनों का भव्य स्वागत हुआ था। किंतु नंदिनी और आर्या के बीच एक अजीब सी खींचातानी सी चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दोनों अपनी अपनी जुबान पर जहरीले सांपों का विष लगाकर आई हैं। बस मौका मिला नहीं कि शब्दों से डस लिया। उधर वानती इस सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। महल में राजकुमारी के आने की खुशी में नृत्य और नाट्य की प्रस्तुतियां रखी गई थी और सबके आग्रह पर राजकुमारी आर्या और वानती उन आयोजनों को देखने के लिए पहुंच चुकी थी। आइए राजकुमारी आर्या, आप यहाँ बैठिए। बस नाट्य नृत्य शुरू होने ही वाला है। तंजावुर आते ही नाटक देखने को मिल जाएगा? ये मैंने नहीं सोचा था। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब था कि मुझे नहीं लगा था कि मेरे आने की खुशी में नाट्य नृत्य का प्रबंध किया जाएगा। अरे, आप मेरे पास क्यों बैठ रही हैं? ये जगह तो वानती की है। आप तो वैसे भी अपने स्वामी के साथ ही रहती हैं, सत्यवती की तरह। तो आप उधर नागराजन जी के पास जाकर बैठ सकती हैं। कौन मेरे विषय में आपको ये गलत सूचना देता है? मैं तो आपके पास बैठकर ही पूरी नाटिका देखूंगी। कोई बात नहीं, वानती मेरी बाईं ओर बैठ जाएगी। आओ वानती, यहाँ बैठ जाओ। जी दीदी। अरे वाह, ये नाटिका तो हमारे पूर्वजों के शौर्य और वीरता पर है। बिल्कुल दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो वानती, अब पांड्या राज्य के राजा की हार के ऊपर जीत का पल दिखाया जा रहा है। अभी कुछ ही देर में उसकी गर्दन कटेगी। हाँ दीदी, कुंवर आदित्य का रूप लिए वो आदमी अब पांड्या राजा का गला काटने ही वाला है। पांड्या राजा के गले के कटने पर ये नंदिनी इतनी व्याकुल क्यों हो गई? अजीब बात है। कितना अच्छा होता ना दीदी, अगर महाराज भी आके हमारे साथ नाटक देख पाते। वो भी कुछ दिनों में संभव हो जाएगा कुमारी वानती। एक बार बस लंका से जड़ी बूटी आ जाए, फिर तो महाराज एकदम ठीक हो जाएंगे, है ना राजकुमारी आर्या? लंका से जड़ी बूटी? राजकुमारी, क्या आपने किसी दूत को लंका नहीं भेजा जड़ी बूटी लाने? और हाँ, एक व्यक्ति और भी तो गया है उसके साथ। क्या ये सच नहीं है? तो इस नंदिनी ने मेरी जासूसी करवाई है। अब मैं कुछ समझी नहीं। दीदी, ये लोग सब जाने क्यों लगे? क्या और नाट्य नृत्य नहीं होगा? पगली, अब क्या पूरी रात नाट्य नृत्य ही देखोगी? थकान नहीं हुई तुम्हें अभी तक? हाँ दीदी, थक तो मैं बेशक गई हूँ, पर आपको अभी मंदिर जाना है ना? चलिए, मैं भी चलती हूँ। नहीं, एक काम करो, तुम आज आराम कर लो। कहीं थकान के मारे तुम मंदिर में ही बेहोश हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम कल से मंदिर आ जाना। ठीक है दीदी, पर आप जल्दी लौट आना। हाँ, अकेले मुझे डर भी लगता है और मेरा मन भी नहीं लगेगा। मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी, तुम जाकर विश्राम करो। जहां एक और राजकुमारी आर्या मां दुर्गा की पूजा के लिए मंदिर पहुंच गई थी, वहीं दूसरी ओर वानती अपने कक्ष में बैठी हुई बेसब्री से राजकुमारी के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा मन आज बहुत खुश है। नाट्य नृत्य देखकर मजा ही आ गया। हाँ, बस दीदी जल्दी से मंदिर से वापस आ जाए, फिर हम दोनों ऊपर जाकर ढेर सारी बातें करेंगे। सुना है यहाँ महल के ऊपरी मीनार से पूरा तंजावुर बहुत ही अच्छा दिखता है, और आज नवरात्रि की वजह से पूरा नगर खूब सजा धजा दिख रहा होगा। जाकर देखूं क्या, या दीदी का इंतजार करूं? मैं चली ही जाती हूँ, वैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा है। थोड़ी देर छत पर घूम लूंगी तो मेरा मन भी लग जाएगा, और हो सकता है तब तक दीदी भी आ जाए। कितना अंधेरा है यहाँ, लगता है शाम को जो दिए जलाए थे सब बुझ गए। क्या किसी सेविका को बुलाना उचित होगा? रहने देती हूँ, सब थक कर सो रही होंगी। रात भी तो काफी हो गई है।
हाँ, वहाँ सामने के गलियारे तक जाती हूँ, शायद वहाँ से कोई रास्ता हो। अरे मैं मरा जा रहा हूँ। क्या कोई है? अरे कोई है जो मेरी मदद कर सके? कोई है? अरे ये आवाज तो महाराज की लगती है। क्या हुआ उनको? लगता है वो किसी बेहद दर्दनाक स्थिति में है। क्या किसी को भी महाराज के आसपास देखभाल के लिए नहीं छोड़ा गया? मैं ही जाकर देख लेती हूँ कि आखिर महाराज को हुआ क्या है। पर उससे पहले मुझे महाराज को खोजना होगा कि वे किस कक्ष में हैं। आवाज तो इस दिशा से आ रही है। इस ओर जाके देखती हूँ। ये रास्ता तो यहीं खत्म हो गया। नीचे की तरफ जाके देखती हूँ। हाँ, ये छोटी सी खिड़की दिख रही है। यहाँ से झांक कर देख लेती हूँ एक बार। हाँ, ये तो महाराज का ही कक्ष है। वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, किंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये महाराज कुछ बड़बड़ा रहे हैं। ध्यान से सुनना होगा। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों कर रही हो तुम? मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी मौत का कारण बना था, पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था, कभी नहीं। पीछा क्यों नहीं छोड़ देती तुम मेरा? मुझे सताना बंद करो। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। नहीं, रुक जाओ। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या करूं जिससे तुम्हें शांति मिले? जवाब दो मुझे, जवाब दो जवाब। हाँ, ये महाराज ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? इतने दुखी, इतना पीड़ा में है। जरूर कोई रहस्य है। मुझे थोड़ा और नीचे झांक कर देखना होगा। हाँ, यहाँ तो कोई स्त्री है। ये तो नंदिनी देवी जैसी लग रही है। मगर ये यहाँ क्यों? थोड़ा और ध्यान से देखती हूँ। अरे ये स्तंभ के पीछे ये तो नागेंद्र नागराजन लग रहे हैं। मगर ये दोनों इस वक्त यहाँ महाराज के कक्ष में क्या कर रहे हैं? और महाराज इस नंदिनी पर इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? जरूर कोई बात है। मेरा तो दिमाग ही चकरा रहा है। हे ईश्वर, मुझे सही रखना ताकि मैं दीदी को सब सुबह तक बता सकूं। पर ये मुझे हो क्या रहा है? ये मेरी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा रहा है। हे ईश्वर, मुझे सही रहना होगा। किसी भी तरह अपने कमरे तक पहुंच जाऊं मैं। राजकुमारी आर्या के आगमन के उपलक्ष्य में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, कई पूजाएं कराई गई, और इन सब के बीच राजकुमारी आर्या को अपने ही पिता से मिलने का वक्त नहीं मिल सका, और इसलिए अगले दिन सुबह होते ही वो अपने पिता सम्राट सुंदरचूला के पास पहुंच गई। अरे बेटी आर्या, आओ, आ जाओ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो। प्रणाम पिताजी। कैसे हैं आप? कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं है क्योंकि मैं आपकी आज्ञा के बिना ही यहाँ तंजावुर आ गई? ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? कोई पिता भला अपनी बेटी से नाराज हो सकता है क्या? मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, पर ये महल तुम्हारे रहने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तुमको कल रात ही समझ आ गया होगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं पिताजी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो कल रात बेहोश हो गई थी। अब कैसी है वो? ओह, तो आप वानती की बात कर रहे हैं। वो तो अक्सर सहस्त्रपुरम में भी बेहोश हो जाती थी, पर फिर जल्दी ही ठीक भी हो जाती है। आप उसकी चिंता ना करें। पर बेटी, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? मतलब कल रात के विषय में
कुछ देखा या सुना हो उसने? हाँ, कुछ कह तो रही थी। कल रात जब मैं माँ दुर्गा के मंदिर गई थी तो वो गलियारों की तरफ आई थी, जहाँ उसने किसी को डरे और परेशान सी आवाज में विलाप करते हुए सुना। बस इसके आगे तो कुछ नहीं कहा उसने। शायद इसके बाद ही वो बेहोश हो गई होगी। वही तो मैं कहना चाहता हूँ बेटी। इस महल पर किसी प्रीत आत्मा का साया है। हाँ, तुम्हें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। चलो, जाओ जल्दी करो। अगर ऐसा ही है तो आप क्यों रह रहे हैं यहाँ? ये स्थान तो आपके लिए भी सुरक्षित नहीं है। वैसे भी यहाँ रहकर आपका स्वास्थ्य कितना खराब हो गया है। चलिए हम सब सहस्त्रपुरम चलते हैं, वहां आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य? मुझे नहीं लगता बेटी कि अब मैं कभी भी पहले जैसा ठीक हो पाऊंगा। ऐसी बातें मत करिए। सहस्त्रपुरम में वैद्यों का कहना है कि आप बिल्कुल सही हो सकते हैं, बस आपको मेरे साथ चलना होगा। अच्छा, तो इसीलिए तुमने उनसे यह वचन लिया है कि लंका की बूटी से वो मुझे अच्छा कर देंगे। वैसे मैंने सुना है तुमने किसी व्यक्ति को लंका भी भेजा है जड़ी बूटियां लेने, हैं? इसमें मैंने कोई गलती थोड़ी ही की। आप मेरे पिता हैं और एक बेटी अपने पिता के लिए जो भी कर सकती है कर रही है। मैं तुमसे क्या नाराज हूं, बल्कि तुम्हारी जैसी बेटी पाकर धन्य हो गया हूं। किंतु ये बताओ, क्या वो जड़ी बूटियां मुझे सच में ठीक कर पाएंगी? बोलो। ऐसी बातें मत कीजिए पिताजी। देखो बेटी आर्या, मुझे ठीक करने की जो भी कोशिशें तुमने की हैं वो सभी मुझे बहुत खुशी देती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी जड़ी बूटी मुझे ठीक कर सकेगी, क्योंकि जड़ी बूटी से शरीर के रोग ठीक हो सकते हैं, पर कुछ बीमारियां दिल से हो जाती हैं, तब उनका इलाज किसी वैद्य के पास भी नहीं होता। समझ रही हो ना मेरी बात? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कौन सा दुख है जो आपको खाए जा रहा है? आप इतने वीर योद्धा रहे हैं, तीनों लोकों पर शासन है आपका। ऐसा क्या है जो आपको इतना दुखी किए हुए है? इतना महान मत बनाओ मुझे आर्या ना, मैं तो एक छोटी सी जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपके 2 महान योद्धा बेटे हैं जिनके आगे अच्छे वीर नहीं टिकते। क्या आप उनसे भी अपनी बात नहीं कह सकते? वो दोनों आपकी किसी भी जिम्मेदारी का बोझ उठाने में सक्षम हैं। तुम सही कह रही हो, किंतु जब भी मैं दोनों के बारे में सोचता हूँ तो चिंतित हो जाता हूँ कि ये राज्य किसको दूं। कहीं मैं इस राज्य को किसी एक को देकर कोई पाप तो नहीं कर रहा। किस पाप की बात कर रहे हैं आप? पिताजी, जब हमारे पूर्वजों से आज तक कोई पाप नहीं हुआ तो आपसे भी नहीं होगा। मुझे लगता है यहाँ रहकर आप काफी परेशान हो गए हैं। आप मेरे साथ चलिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ रे बेटी, मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ चलूं। ऐसा थोड़ी है कि मुझे सहस्त्रपुरम पसंद नहीं, किंतु मेरी कुछ मजबूरियां हैं। यदि मैं यहाँ से गया तो यहाँ के लोग टूट जाएंगे, 2 गुटों में बट जाएंगे। एक राजा ऐसे अपने प्रजा को बिखरता हुआ नहीं देख सकता, कभी नहीं। साम्राज्य तो बिखरने ही वाला है पिताजी, क्योंकि जिन लोगों को आप चोला साम्राज्य का हिस्सा मानते हैं वही लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मेरे खिलाफ षड्यंत्र? कौन है वो? ये वही लोग हैं जिन पर आप आंख बंद कर भरोसा करते हैं। यही लोग आपके बेटों को आपके राज्य से वंचित करवाकर पूरी सत्ता हथियाना चाहते हैं। कौन है ये? कौन है जिसे राजगद्दी चाहिए, जो तुम्हारे भाइयों से ईर्ष्या रखता है? बताओ मुझे, कौन है? राजकुमार मधुरंजन। मधुरंजन? नहीं। उसने पूरी तैयारी कर ली है राजगद्दी अपने नाम करने की। फिर तो मैं यही चाहूंगा कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ, पर मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें कांची जाना चाहिए।
कुंवर आदित्य के पास और अपने भाई को मनाना चाहिए। कोई राजगद्दी मधुरंजन को दे दे, इसी में हम सब की भलाई है। तभी हम सब उस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। हाँ। ये क्या कह रहे हैं आप किस श्राप की बात कर रहे हैं? क्या तुम पिछले जन्म में विश्वास करती हो बेटा? हाँ? ऐसी एक पिछले जन्म की कई घटनाएं हैं जो मुझे आज भी परेशान करती हैं। हाँ। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं है। मैं इस विषय में क्या कह सकती हूँ? बेटी, तुमने विष्णु के 10 जन्मों के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसे ही अनुभव मनुष्य को भी होते हैं। मुझे भी कई ऐसे अनुभव हुए हैं, किंतु मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं पहले ही बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। अगर मैंने लोगों को ये बताया कि मुझे पूर्व जन्म का अनुभव हो रहा है, तब तो लोग मुझे पागल ही समझने लगेंगे। मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है पिताजी, कृपया पूरी बात बताइए। बताता हूँ। ये मैं तुम्हें ही बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरा मजाक नहीं बनाओगी। आप मेरे पिता हैं, भला मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? हाँ, बस इसीलिए आज ये राज मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। बहुत पुरानी बात है। एक महान राजा था जिसके 3 बेटे थे। क्योंकि सबसे छोटे बेटे को राजगद्दी मिलने की वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उसने विवाह के बाद अपने पुत्र को इस साम्राज्य की रक्षा करनी सिखाई और मन में एक पल के लिए भी राजगद्दी पाने की लालच नहीं दी। वो नन्हा बालक भी बड़ा होता गया और धीरे धीरे एक अच्छा योद्धा बन गया। उसकी वीरता इतनी मशहूर हुई कि उसे एक सेना की टुकड़ी के साथ समंदर के पार युद्ध पर भेज दिया गया, जहां उसने जीत हासिल की। युद्ध के बाद जब सब सैनिक अपने राष्ट्र भूमि लौट रहे थे, तो वो लड़का जहाज से उतर गया और वहीं समंदर के बीच एक छोटे से टापू पर रुक गया। उसने अपने सेनानियों से ये कहा कि उसे वहीं रहना है। सेनानी उसकी बात मान गए और वहां से आगे चलते बने। फिर उसके दिन वहीं शांति से बीत रहे थे, पर एक दिन उसे किसी की चीखने की आवाज आई। पता लगा कि एक भालू एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। उसने अपना भाला लिया और उस लड़की को बचाने के लिए दौड़ा और उस भालू को मार गिराया। किंतु जैसे ही युवक उस लड़की के पास पहुंचा, वो अचानक से गायब हो गई। वो फिर क्या हुआ? वो लड़की वापस आई या कोई प्रेत थी? नहीं आर्या, कुछ समय बाद उसे वो लड़की फिर से दिखी, पर इस बार एक बुढ़ा मछुआरा उसके साथ था, जिसने उसे बताया कि वो लड़की बोल सुन नहीं सकती, पर बहुत बहादुर है और उस मछुआरे की जान बचाने के लिए भालू से भी लड़ गई थी। उस लड़की की इतनी प्रशंसा सुनकर योद्धा उसके प्यार में पागल हो गया और उस लड़की से शादी भी कर ली। और फिर क्या हुआ? फिर एक दिन एक जहाज पर कुछ लोग उस योद्धा को खोजते हुए उस टापू पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि साम्राज्य बहुत बड़े संकट में है। दुश्मनों का आक्रमण हर तरफ से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसके पिता के सबसे बड़े भाई युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, रह गए थे। तो बस वो बुढ़ा राजा, उसके 2 बेटे और सबसे छोटे बेटे का पुत्र, जिसे लेने वो सैनिक उस टापू पर आए थे। अपने साम्राज्य का हाल सुनकर उसने वापस लौटने का निर्णय लिया, पर वो लड़की उसके साथ नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उसे राज दरबार में रहने की आदत नहीं थी। इसीलिए उस योद्धा को उस लड़की को वहीं छोड़कर वापस लौटना पड़ा। पर शायद वो गलती उस योद्धा को आज तक दुख देती है, आज तक दुख देती है। क्या? पर आपको कैसे पता उस योद्धा के बारे में? कहीं पिताजी, कहीं वो योद्धा
सही पहचाना तुमने बेटी। वो भागा मैं ही हूं। मतलब इतनी देर से जिसकी कहानी आप मुझे बता रहे थे वो कहानी आपकी थी? हाँ बेटी, वो पापी मैं ही था जिसने एक अकेली लड़की को उस सुनसान टापू पर अकेला छोड़ दिया था। पर पिताजी ये तो बहुत पहले की बात है। आप इस बात को लेकर इतना क्योंकि आज भी मुझे रात भर नींद नहीं आती। उस लड़की का चेहरा दिखता रहता है इधर उधर, मानो वो मुझसे पूछ रही हो कि आखिर मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, आखिर मैंने उसे टापू पर अकेला क्यों छोड़ दिया, ऐसे अकेले। पिताजी, अपनी बेटी राजकुमारी आर्या के सामने महाराज सुंदर चोला ने अपना दिल खोल कर रख दिया, पर अभी भी उनकी बातें पूरी नहीं हुई थी। शायद अभी भी कुछ बातें थीं जो वो अपनी बेटी को बताना चाहते थे। बेटी आर्या, बात बस यही नहीं है, कुछ और भी है जो मैं तुमसे बताना चाहता हूं। बताइए ना, आप जो भी कहना चाहते हैं खुल के कहिए मुझसे पिताजी। जब मैं उस टापू से अपने घर को लौटा तो पता चला कि मेरे दादाश्री बीमारी और बुढ़ापे के कारण मरने की कगार पर थे। इसके अलावा मेरे अपने एक बेटे की मृत्यु ने उनको गहरा अवसर में पहुंचा दिया था, और ऊपर से हमारी सेना कई युद्ध हार चुकी थी। अब उनके पास इस राज्य को बचाने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। पर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मानो उनको आशा की एक नई किरण दिख गई हो। वो बहुत खुश हुए। पता है आर्या, मेरे दादा मुझे बचपन से बहुत प्यार करते थे, हमेशा अपने समीप रखते, किंतु जब मैं युद्ध से नहीं लौटा वापस तो उनको लगा था शायद मैं मर चुका हूं। किंतु उस दिन अपने सामने मुझे देखकर मानो वो पुनः जीवित हो उठे। सच में दादाजी आपको बहुत प्यार करते थे? हाँ आर्या, दादा को मैं सबसे प्रिय था। जानते हो, इतने होनहार बेटे होने के बाद भी उनके अंतिम समय में बस एक मैं था जो उनके सबसे करीब था। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि उनके मरने के बाद राजगद्दी पर मेरे चाचा बैठेंगे, पर उन्हें पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन चोला साम्राज्य की गद्दी पर मैं जरूर बैठूंगा। और उन्होंने मुझे ये भी आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार ये राज्य उनके शासन में फला और फूला, ठीक उसी प्रकार ये राज्य मेरे शासन में भी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेगा। बस तब से मैं चोला वंश को बढ़ाने और फैलाने में लग गया। मैं अपने साम्राज्य के हित में काम करता रहा और हमारा साम्राज्य फैलता गया, किंतु फिर भी मेरे दिल में कहीं न कहीं लगता था, हमेशा उस गूंगी लड़की की याद आती थी। हमेशा ये सोचा करता था कि न जाने वो कैसी होगी, मेरे बारे में क्या सोचती होगी। मन बहुत अशांत रहता था, बहुत अशांत रहता था। फिर वो दिन आ गया जब मेरे चाचा इस साम्राज्य के राजा बने। पूरे नगर में खुशियों का माहौल था। पूरी प्रजा का अभिवादन करने के लिए हम महल की ऊंची मीनार पर चढ़ गए ताकि पूरी प्रजा हमें देख सके। सब बहुत खुश थे, हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे। किंतु तभी मेरी नजर एक बेहद उदास रोती हुई लड़की पर पड़ी, और उसके बाद मुझे और कुछ नजर नहीं आया। न खुशी से भरे हुए चेहरे, न हंसते खेलते लोग, हर तरफ बस वही लड़की नजर आ रही थी। मेरा मन इतना व्याकुल और भ्रमित हो गया कि मैं अचानक चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने कक्ष में था और मेरे पास मेरा प्रिय मित्र बैठा हुआ था। मैंने उसको सब कुछ बताया और उस लड़की को खोजने के लिए बहुत से लोग भी भेजे। मैं उस लड़की को तुरंत मिलना चाहता था,
किसी भी कीमत पर। फिर क्या हुआ? क्या वो लड़की मिली आपको? नहीं, उसे बहुत खोजा गया, किंतु उस लड़की का कोई पता नहीं चला। बल्कि कितने ही लोगों को समुद्र की तरफ दौड़ा दिया गया तो पता चला कि कोई गूंगी लड़की मिली तो थी, किंतु उसने तंजावुर आने से मना कर दिया। इस पर मुझे कोई विश्वास नहीं हुआ तो मैं खुद अपने मित्र के साथ उस लड़की को खोजने गया। मैं सोच रहा था अगर मुझे वो लड़की मिल जाए तो मैं सबको बता दूंगा कि वही मेरी बीवी है, किंतु मुझे भी असफलता ही हाथ लगी। लोगों ने कई बातें बताई कि उन्होंने किसी गूंगी लड़की को समुद्र के पास बने प्रकाश स्तंभ पर देखा, पर उसके बाद वो लहरों के साथ कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। बहुत खोजने के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा तो मैं इस सबको ईश्वर की इच्छा मानकर दुखी मन से खाली हाथ लौट आया। वापस आकर मैंने पूरी तरह से खुद को राज्य के कामों में व्यस्त कर लिया। अब मैं केवल और केवल साम्राज्य के विषय में ही सोचने लगा। कुछ समय के बाद तुम्हारी माँ से मेरी शादी हो गई और फिर 2 बेटे और तुम्हारी जैसी प्यारी बेटी का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब तो बात वहीं खत्म हो गई। जीवन किसी के लिए कहाँ रुकता है। सही कह रही हो बेटा, किंतु आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते। शायद यही सब मेरे साथ भी हो रहा है। वो युवती मुझे लगातार दिखती रहती है और आज जब मैं बिस्तर पर हूँ तो ये सपने मुझे और अधिक सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं। मैं आपका दुख समझती हूँ। आपने कितने समय से सब कुछ अपने अंदर दबा कर रखा था। कैसे अकेले इतनी पीड़ा सही आपने। किंतु अब मुझे उम्मीद है आप जल्दी सही हो जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी सही हो पाऊंगा। जानती हो, कल रात फिर मैंने उस लड़की का भूत देखा, यहीं स्तंभ के पीछे। शायद तुम्हारी सहेली भी उसकी आवाज सुनकर बेहोश हो गई थी। वानती? अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए। वो तो अक्सर ही बेहोश हो जाती है। उसके पिता इतने वीर थे और एक वानती है, बेहद डरपोक लड़की। उसकी चिंता मत कीजिए। अच्छा, हो सकता है। तुमको याद है जब एक बार कुंवर अधिराज कावेरी में गिर गए थे और एक युवती जल से प्रकट हुई थी? मैं तो उस वक्त भी लगभग बेहोशी की हालत में ही था और मुझे लगा था कि शायद वही गूंगी युवती ने कुंवर की जान बचाई, जबकि सबने उसको माँ कावेरी कहा। ये सब आपके दिमाग का वहम है पिताजी। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। नहीं आर्या, कुछ तो है। कुंवर आदित्य के राज अभिषेक वाले दिन भी जब हम रानी महल पहुंचे तो मैंने उस युवती को देखा और वहीं गिर पड़ा। मुझे लगा शायद ये सब मेरे दिमाग की उपज है। इसके बाद जब इस बार मैं तंजावुर वापस आया तो मैंने उस युवती को देखा और उसने मुझे जो संदेश दिया वो मैं अच्छी तरह समझ गया। संदेश? कैसा संदेश पिताजी? हाँ, संदेश ये था कि ये राज्य मैं मधुरंजन को दे दूं, वही इसका उत्तराधिकारी है। मुझे अपने बेटे को राज्य से वंचित करना होगा। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या प्रजा इसको स्वीकार करेगी? ये तो वर्षों से चली आ रही परंपरा का उल्लंघन होगा। मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहता कि जो सजा मैंने भुगती है वो मेरे पुत्र भी भुगते। जब मेरे चाचा श्री का पुत्र जीवित है तो मेरा बेटा राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। यही परंपरा है और हम सबको इसका पालन करना होगा। तभी मुझे शांति मिलेगी। तभी मैं अपना शेष जीवन कांची के स्वर्ण महल में रहकर आराम से व्यतीत कर पाऊंगा। हाँ,